आप सभी का एक बार फिर से कबीर क्लासेस 58 परिवार में स्वागत है। आज हम देखेंगे जो कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान के बुक के जो इतिहास के चैप्टर्स हम देख रहे थे, उसी चैप्टर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। अब आज हमारा टॉपिक रहेगा किसान आंदोलन, जिससे भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर कहाँ कहाँ पर किसान आंदोलन हुए, किस टाइप से क्या प्रकार थे, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे बंगाल में हुए, दक्षिण भारत में हुए, पंजाब में हुए, उनके बारे में। और इससे पहले जो हमने क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ा था, उनसे संबंधित वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लें। इसके लिए अलग से एक क्लास 10 सोशल साइंस नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर देख लें। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब इसको हम आगे प्रारंभ करते हैं। किसान आंदोलन यानी पीसेंट मूवमेंट के बारे में हम देखेंगे कि देखो, जहाँ भी समस्याएं थी वो सारी की सारी व्यवस्थाओं में थी, और उस व्यवस्थाओं के अंदर जैसे हमें कहा जाता है कि आखिर पीछना किसको अनाज को, वैसे ही यहाँ पर इन सब के बीच में जितने भी वर्ग थे उसमें से पीछना तो किसान वर्ग को ही था। बाकी वर्ग को क्या था, अपना जो हिस्सा था वो हिस्सा निर्धारित करके उनको हिस्सा मिलने वाला था। कभी कम मिलता था तो कभी ज़्यादा मिलता था, लेकिन आखिर इस चक्रव्यूह में फंसना किसको था, किसान को। यानी सबसे ज़्यादा समस्या इस किसान वर्ग को थी। इसी कारण को लेकर के किसानों ने क्या किया, अपने शोषण और अपने पर होने वाले अत्याचारों को लेकर के किसान ने उन्हें क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। उसी विद्रोह को अब आज हम देखने जा रहे हैं। तो प्राचीन कृषि व्यवस्था में जो अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नवीन प्रशासनिक व्यवस्था और कृषि नीतियों के द्वारा धीरे धीरे तोड़ा जा रहा था। तो इससे पहले भी व्यवस्थाएं थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे औपनिवेशिक रूप से भारत पर आधिपत्य जमा लिया, तो प्राचीन समय से जो चली आ रही कृषकों के और जो शासक वर्ग के बीच में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को अंग्रेजों ने परिवर्तित करके इसे शोषणकारी व्यवस्था के अंदर बदल दिया था। अंग्रेजों की इस नई व्यवस्था ने नए प्रकार के भूमिपति, जो बीच का जागीरदार वर्ग था या बिचौलिया वर्ग था, उस वर्ग का उदय हुआ, जिससे ग्रामीण भारत में एक नया समाज बनकर उभरा है, जिसे हम कह सकते हैं ये शोषक समाज था। ये परजीवी वर्ग था, दूसरों का खून सोचने वाला, यानी दूसरों के ऊपर पड़ने वाला ये वर्ग था, जो जमींदारी वर्ग के नाम से जाना गया। सरकारी कर अधिकता तथा जमींदारों के द्वारा कर का अत्यधिक भाग लेने के कारण किसान साहूकारों तथा व्यापारियों के संकुल में फंसे, क्योंकि इससे सरकारी संरक्षण था इस जमींदारी वर्ग को, और इन सरकार इनसे एक मुक्त जो पैसा लेते थे, इन्हें ठेके आदि पर कर वसूल करने के लिए ले देते। तो इसी कारण ये अधिकतर किसानों से अधिक ये कर वसूल करने का प्रयास करते थे, और इसी से ही किसानों की परेशानियां बढ़ती चली गई। और किसान क्या हुए, इनके साथ साथ में जो साहूकारों के रण के अंदर, चंगुल के अंदर, इन व्यापारियों के अंदर, ये काफ़ी लगभग आप समझ सकते हो कि 20-20 थी। 2000 की बात, इससे 2000 के बाद में भी कुछ समय तक ऐसी प्रवृत्ति रही। हालांकि छिटपुट रूप से वर्तमान में भी ये जारी, लेकिन अभी काफ़ी कम हो गई है। 2000 ईस्वी तक हम मान सकते हैं कि इसकी व्यवस्था काफ़ी कुछ ऐसी व्यवस्था जो प्राचीन समय से चली आ रही थी वो बनी रही थी। हालांकि आंदोलन काफ़ी पहले हुए, लेकिन यहाँ तक किसी भी व्यवस्था को समाप्त होने में काफ़ी सारा समय लगता है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नए भूमिपति वर्ग और परजीवी। परजीवी कौन होता है, जो दूसरों के ऊपर जीवन यापन करता है। बिचौलिए, लोभी एवं भ्रष्ट साहूकारों ने मिलकर किसानों को अधिकाधिक गरीब बना दिया, यानी उनका क्या कर दिया, शोषण कर दिया। जिनके अन्य प्रकार से उसके पास से जो धन है या अनाज है, जो भी उसका शोषण किया, और या उसकी कमर ही तोड़ दी, उसको भूखे मरने को मजबूर कर दिया था। 19वीं शताब्दी तक किसान इस स्थिति में आ गए कि वह अंग्रेजी शासन, स्थानीय शोषणकारियों और भूमिपतियों से निपटकर सामंतशाही बंधनों को तोड़ना और ढीला करना चाहते थे। यानी इस समय किसानों के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। एक वर्ग से नहीं लड़ना था, बहुत सारे वर्ग। तो इस वर्ग में मुख्य तो शोषणकारी अंग्रेज, और उसके द्वारा जो संरक्षण प्राप्त जो बिचौलिया वर्ग था, इन्होंने, और उसके बाद में इनको जो सामंतशाही बंधन थे उनसे भी छुटकारा पाना था। ये जो सामंतवादी प्रवृत्तियां था, इसी से बीच में जितने भी मीडियन बनते गए, उतना ही किसानों के ऊपर शोषण बढ़ता गया, और सभी एक दूसरे के क्या थे, चट्टुपटू थे। इसी कारण वो किसानों के ऊपर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। अब इस किसान आंदोलन का कारण तो अंग्रेज सरकार की जो प्रशासनिक भूखरणनीति थी, जो पहले के मुकाबले अंग्रेजों ने जो नई व्यवस्था, चाहे वो रेतबाड़ी हो, चाहे मालवाड़ी हो, या कौन सी, उनको पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अंग्रेजों ने बढ़ा दिया। अंग्रेजों का लक्ष्य था अधिक से अधिक क्या करना था, कर वसूल करना था।
दूसरा इसका कारण था बार बार लंबे काल तक अकाल पड़ना। एक तरफ तो किसानों की स्थिति इन परजीवी वर्ग ने या जमींदारी वर्ग ने त्रस्त कर रखी थी, साहूकारों आदि ने, और दूसरी तरफ इस समय लंबे समय तक अकाल पड़े थे। हालांकि ये अकाल प्राकृतिक रूप से कम थे और जो औपनिवेशिक शासन के द्वारा जनित यानी उसके कृत्रिम रूप से ये जनित अपने अकाल बहुत ही ज्यादा थे। किसानों ने जमींदारों सामंतों द्वारा अत्यधिक कर वसूल करना, इससे किसानों के ऊपर क्या था, कमर तोड़ दी थी, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। व्यापारियों साहूकारों द्वारा चंगुल में फंसाकर झूठे दस्तावेज कर, क्योंकि देखो किसान लोग पढ़े हुए नहीं थे, तो व्यापारी और साहूकार जो अपनी मर्जी होती थी वो उसमें लिख दिया करते थे और बहुत ही ऊंची दर पर किसानों को क्या करते थे, वो ऋण दिया करते थे। किसान कई गुना, यहाँ तक कि 20-20 गुना जो पैसा उधार लिया जाता था, जो मूलधन होता, मूलधन से 20 गुना तक चुका देने के बावजूद भी उसके ऋण का अंत नहीं होता था। ये सारी व्यवस्था जो भी किसान वर्ग से जुड़ा हुआ है, हमारे पूर्वजों ने देखी है, वो इस चंगुल में फंसे हुए थे, उन्हें कभी भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, यानी उनकी स्थिति हमेशा उनको दबाकर रखा जाता था। अगला हम देखेंगे प्रमुख किसान आंदोलन। अब हम देखेंगे कि प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से हुए उनके बारे में। तो इसमें पहला हम बंगाल में देखेंगे नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह। अब देखो क्या था, इंग्लैंड के अंदर जो औद्योगिक आवश्यकताएं थी, उस आवश्यकताओं की जरूरतों के लिए क्या चाहिए था, नील चाहिए था। तो इस कारण अंग्रेजों ने क्या किया, विभिन्न व्यापारिक समूहों के माध्यम से किसानों के साथ में झूठे ऐसे करार करके उनको जो नील की खेती है उनको करने के लिए क्या किया गया था, मजबूर किया गया था। यह विद्रोह अंग्रेज भूपतियों के विरुद्ध किया गया था। इस विद्रोह के अंदर किसानों का साथ जमींदारों, साहूकारों, धनी किसानों और सभी ग्रामीण वर्गों ने, जो भी इन जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भूमिपति थे, इनसे क्या थे, पीड़ित थे। ये क्या करते थे, पहले किसानों को अग्रिम दे देते थे और उनके साथ में एक करार करते थे जिसमें जो आधी जमीन थी, उस जो उपजाऊ जमीन जिस पर चावल अच्छी तरीके से हो सकता था, उस जमीन पर इन्हें मजबूरन नील की खेती करनी पड़ती थी। और नील ऐसी फसल थी जो उपजाऊ जमीन को क्या बना देती थी, बंजर बना देती थी। 19वीं शताब्दी में कुछ कंपनी के जो अवकाश प्राप्त यूरोपीय अधिकारियों ने बंगाल और बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त करके नील की खेती करना प्रारंभ किया। उन्होंने किसानों से ऐसी शर्तों पर नील की खेती करने को बाध्य किया जो किसानों के लिए लाभकारी नहीं थी। कैसे, किसानों को थोड़ा सा पैसा अग्रिम दिया जाता था और उनको मजबूरन नील की खेती करनी पड़ती थी। उसकी जगह बाकी जो धान आदि की खेती, जो यानी चावल आदि की कृषि नहीं कर सकते, इस कारण किसानों के सामने खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। इसके अलावा जब उपज तैयार हो जाती थी तो अंग्रेज उससे बाजार दर से कम दर पर यानी अपनी तय कीमत पर मनमाफिक तरीके से खरीदते थे और ऐसा नहीं करने पर उसे मजबूर करते थे ऐसा करने के लिए। इस कारण किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। अप्रैल 1866 ईस्वी के अंदर बारासात उपविभाग, पावना और नदिया, ये जो बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल और बिहार का, वहाँ के समस्त किसानों ने हड़ताल कर दी और नील बोने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया। हालांकि इस समय जो दिगंबर विश्वास आदि उनके नेतृत्व में क्या था, यहाँ पर जो नील आंदोलन 1859 ईस्वी के अंदर जो प्रारंभ हुआ था, ये हड़ताल बंगाल के अनेक क्षेत्रों में सरकार ने क्या किया था, व्यापक असंतोष से बचने के लिए 1860 ईस्वी के अंदर एक नील आयोग नियुक्त कर दिया था। और इस नील आयोग की सिफारिश के आधार पर, यानी इसने नील आयोग ने क्या सुझाव दिया था, सिफारिश की थी, इसके अनुसार बाद में किसानों को नील उत्पादन के लिए क्या किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा। अब किसानों को किसी भी तरीके से नील उत्पादन के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और साथ में किसानों को जो नील और किसानों के और जो नील उत्पादक थे, इनके बीच के जो विवाद थे, उन विवादों का भी वैधानिक तरीके से हल निकालने का इन्हें आश्वासन दिया गया। तो इस तरीके से इसके बाद में क्या हुआ, फिर नील उत्पादक किसान जो उत्पादक थे, अंग्रेज थे, वो कोई सहारा न दे करके उन्होंने बंगाल से अपने कारखाने बंद करने प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार ये 1860 ईस्वी के अंदर आकर के क्या हो गया था, ये विद्रोह समाप्त हो गया था। इसके बाद जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो विद्रोह है हमारा 1875, इसमें दक्षिण का विद्रोह, यानी इसे दक्कन में विद्रोह के नाम से भी जाने जाता। अब देखो इस विद्रोह के क्या कारण थे, तो दक्षिण के अंदर विद्रोह का कारण था अत्यधिक भूमि कर। यहाँ भी देखो, यहाँ पर दक्षिण भारत के अंदर जो सरकार ने यानी अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, रेतबाड़ी बंदोबस्त लागू किया था और इस रेतबाड़ी बंदोबस्त के माध्यम से किसानों पर अत्यधिक कर आरोपित किए गए थे। इसके अलावा फिर बाद में क्या हुआ, जब किसान एक तरफ करों के भारी बोझ से दबे हुए थे,
दूसरी तरफ वो साहूकारों के कूच चक्र में भी फंसे हुए थे। महाजन वर्ग भी उनका क्या कर रहा था, शोषण कर रहा था। और इधर क्या हुआ, 1864 के अंदर जो अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो गया, और उस गृह युद्ध समाप्त होने से क्या हो गया, कपास के जो कीमत है वो कम हो गई, उनके भाव कम हो गए। तो इससे क्या हुआ, मराठा किसानों से ये कम हो गए और मराठा किसानों को क्या किया जाता, अत्यधिक कर लिया जाता था। इसके अलावा जो मैंने जमींदार थे मुख्य रूप से उसमें कौन थे, मारवाड़ी और गुजराती, जो साहूकारों द्वारा लालच के कारण लेखों में वो क्या करते थे, हेरा फेरी कर देते थे। इस कारण किसान कभी भी इन जो साहूकार थे उनके चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता था, और अनपढ़ किसानों से बिना जानकारी के हस्ताक्षर करा देते थे, और फिर जो चाहते वो उसके अंदर अपने ये क्या कर देते थे, साहूकार उसमें लिख देते थे, जिससे दीवानी अदालतों में फैसले इन साहूकारों के पक्ष में हो जाने थे। किसान बेदखल, यानी उन्हें अपनी जमीन से क्या कर दिया जाता, बेदखल कर दिया जाता था, उनसे जमीन क्या कर ली थी, छीन ली जाती थी। तो इस सारी व्यवस्थाओं से क्या करते थे, किसान उस समय बहुत ही पीड़ित थे, और धीरे धीरे ये आंदोलन महाराष्ट्र के बहुत सारे क्षेत्रों में फैल गया था। 1875 में किसानों ने पूना जिले के साहूकारों के मकानों और दुकानों पर क्या कर दिया था, आक्रमण प्रारंभ कर दिया। यानी ये जब किसानों ने देखा कि इसका कोई वैधानिक तरीके से हल नहीं निकल रहा, किसानों ने पहले तो क्या किया था, जो सरकार के महाजनों के विरुद्ध आंदोलन चलाए, जिनके अंदर क्या किया था, इन जो महाजनों और सूदखोरों का क्या किया था, किसानों ने सामाजिक बहिष्कार किया था। लेकिन जब ये बात यहाँ से नहीं बनी, तो फिर क्या किया था, किसानों ने इनकी दुकानों से खरीदारी करने, इनके खेतों में मजदूरी करने से इनकार कर दिया। इसके किसानों का साथ अन्य कार्य करने वाले जैसे नाइयों, धोबियों और श्रमकारों ने भी दिया, इन्होंने भी महाजनों की सेवा करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब ये सभी बातें चल रही थी, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये आंदोलन फिर हिंसा के अंदर बन गया, यानी कृषि दंगों के अंदर हो गया। अब इन्होंने क्या कर दिया, किसानों ने क्या कर दिया, जो साहूकार थे उनके ऊपर क्या कर दिया था, आक्रमण करना, यानी जो साहूकारों के मकान थे उनकी दुकानों पर आक्रमण कर दिया, उनको जलाया जाने लगा। और जो जिन लेखों पर, लेख पत्रों पर साहूकारों ने किसानों से हस्ताक्षर करवा रखे थे, उन्हें सार्वजनिक रूप से क्या किया गया, अब जलाया जाने लगा। सार्वजनिक तरीके से उन पर आग लगा दी गई, और लूटपाट की जो कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी गई। और बाद में ये विद्रोह अहमदनगर तक फैल गया, यानी कहाँ कहाँ फैला, ये पूना से अहमदनगर, सोलापुर, सतारा आदि सभी क्षेत्रों के अंदर फैल गया। तो देखो, जब फिर सरकार ने क्या किया, आंदोलनकारियों के खिलाफ क्या दमनकारी नीति अपनाई, तो पुलिस और सेना बुला करके इस विद्रोह का क्या किया गया, दमन किया गया। और सरकार ने उपद्रवों के कारण जानने के लिए एक दक्खन उपद्रव आयोग भी कब नियुक्त किया गया, 1879 ईस्वी के अंदर नियुक्त किया गया, जिसने बाद में क्या हुआ, 1879 ईस्वी में ही कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया, और जिसमें किसानों के द्वारा ऋण न लौटाने पर जो गिरफ्तारी अथवा जेल के अंदर बंद नहीं किया जा सकता था। तो इस तरीके से जो किसानों को राहत प्रदान की गई थी, इससे ये आंदोलन बाद में पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इस आंदोलन को जो महाराष्ट्र के जो आधुनिक विचारों से प्रभावित बुद्धिजीवी वर्ग था, उसने भी इसको क्या किया था, इसको सहयोग प्रदान किया था, और इनकी मांगों को विभिन्न मंचों के ऊपर उठाया था। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट हम पार्ट के अंदर हम देखेंगे पंजाब के अंदर किसान आंदोलन के बारे में।